नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत सूफी काव्यधारा। हमने सूफी काव्यधारा में कुछ मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन किया था, कुछ कवियों का भी अध्ययन हम कर चुके हैं। तो अन्य जिनका अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। सूफी काव्यधारा के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं संक्षिप्त में, उन सभी का अध्ययन, नायक नायिका का अध्ययन कि किस रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, उन सभी तथ्यों पर आज के सत्र में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम जो रचनाकार है मंझन। मंझन की रचना है मधुमालती और जिसका समय है 1545 ईस्वी। मंझन का जन्म इलाहाबाद के मंझनपुर तहसील में हुआ था। मंझन सूफी संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। मंझन के गुरु गौस थे मोहम्मद। मधुमालती रचना में कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत किया है। नायक है इसमें सूरजभान का जो पुत्र है मनोहर, और नायिका है मधुमालती। उपनायक कुंवर ताराचंद और उपनायिका है इसके अंतर्गत प्रेमा। सामान्यतया हिंदी सूफी रचनाओं में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद है। सूफी जो काव्य परंपरा के कवि रचनाएं हैं, इनमें क्या है कि एक पति की कई सारी पत्नियां होती थी। बहुपत्नीवाद, जो रानी उसे पसंद आ जाए, जो महिला उससे वो विवाह कर लेते थे, और उनके राजाओं की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। पर इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही पत्नी को दिखाया गया है। मधुमालती की रचना अवधी भाषा में हुई है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। मधुमालती के संदर्भ में जैन कवि बनारसी दास जैन ने लिखा है, एक पंक्ति है इनकी, तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी तोय उचार। पद्मावत में मधुमालती का वर्णन होने से मंझन को जायसी से पूर्व रखा जाता है कि पद्मावत की रचना बाद में हुई थी और मधुमालती की पहले, क्योंकि मधुमालती रचना में उन्होंने पद्मावत का वर्णन भी किया है। दक्षिण भारत की महान शायर नसरुद्दीन ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने ए इश्क शीर्षक से एक प्रेम कहानी लिखी है। अगले हैं कुशल लाभ, जिनकी रचना है माधवानल काम कांदला चौपाई। 1556 ईस्वी इसका समय है। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला, भाषा है इसकी राजस्थानी। शैली चौपाइयों के बीच बीच में दोहा और सोरठा गाथा आदि का प्रयोग किया गया है। अगले हैं नंददास, जिनकी रचना है रूपमंजरी। 1568 ईस्वी इसका समय है। नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी में रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। रूपमंजरी रचना में क्या किया गया है, रूपमंजरी जो नायिका है उनका और भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग मिलता है। कहीं कहीं नायिका के रूप सौंदर्य और उसकी प्रणय वेदना विरह आदि निरूपण में अतिशयोक्ति शैली में भी किया गया है, यानी बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। रूपमंजरी की रचना ब्रज भाषा में हुई है। महत्वपूर्ण है कि रचना अवधी भाषा की है। महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं सूफी काव्यधारा की, वो अवधी भाषा में भी है, पर रूपमंजरी की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जैन कवि जटमल की है प्रेम विलास प्रेम लता की कथा। 1556 ईस्वी। इस कृति की रचनाकार जैन कवि श्रावक जटमल हैं। कवि ने इस काव्य की रचना लाहौर में की थी। कवि ने इसका आरंभ जैनाय नमः से प्रारंभ किया है तथा अपना परिचय और तत्कालीन शासक का नाम उन्होंने दिया है। कथा की परिणति शांत रस में हुई है तथा दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अगले हैं नारायण दास, जिनकी रचना है छिताई वार्ता। 1590 ईस्वी समय है इस कृति का। नारायण दास की छिताई वार्ता है, उसका समय है 1590। इस कृति के रचयिता नारायण दास है। इसकी नायिका छिताई
देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। इस रचना का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। अधिकतर जो सूफी काव्य परंपरा की जो रचनाएं हैं उनमें पद्मावत का जिक्र आया है और पद्मावत से वह प्रभावित है। अगले हैं ऊस्मान। ऊस्मान गाजीपुर के निवासी थे। ऊस्मान की रचना है चित्रावली। ये दब किया है अंदर इसमें। ऊस्मान की रचना चित्रावली है। ये गाजीपुर के निवासी थे और इनका उपनाम मान था। यह चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे और हाजी बाबा के शिष्य थे और जहांगीर के समकालीन थे ऊस्मान। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। किसके शिष्य थे ऊस्मान? हाजी बाबा के। पिता का नाम शेख हुसैन और ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। ऊस्मान 5 भाई थे। चारों भाइयों के जो नाम थे वो थे शेख अजीज, शेख मनुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की, तो ऊस्मान ने चित्रावली रचना में भी जायसी का ही अनुकरण किया है। चित्रावली में नेपाल की चित्रावली की जो कथा है उसका कथा का जो प्रारंभ उन्होंने कहाँ से किया है और कहाँ से उसका कथानक लिया है। चित्रावली में नेपाल के राजा धरणीधर पवार के पुत्र सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम का वर्णन इस रचना में किया गया है। इसमें चौपाई की 7 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे का प्रयोग किया गया है। इस काव्य की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण अवधि है जो भोजपुरी से प्रभावित है। इन्होंने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा की पूर्ति करना बताया है। साथ ही उन्होंने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है। इसके संबंध में एक पंक्ति है, जो जाकी बुद्धि होई अधिकारी आन कथा कहे बनाई। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, जिसका समय है 1619 ईस्वी। शेख नबी जौनपुर जिले के पास मऊ नामक स्थान के निवासी थे। कहाँ के? जौनपुर जिले के, और मऊ नामक स्थान पर वो रहते थे तथा बादशाह जहांगीर के वो समकालीन थे। तो यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार आते हैं कि कौन से राजा के, बादशाह के ये कवि हैं, सूफी समकालीन थे। तो शेख नबी जहांगीर के थे। इन्होंने वेद मार्ग की खुलकर प्रशंसा भी की है। नायिका है इसकी ज्ञानदीप और नायक ज्ञानदीप, नायिका देवयानी। भाषा इसकी अवधि, छंद, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग इस रचना में किया गया है। यह सूफी काव्यधारा की पहली कृति है जिसका नामकरण नायक के आधार पर किया गया है। हमने पिछले सत्र में अध्ययन किया था कि सूफी काव्य परंपरा की जो अधिक रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं का जो नामकरण है वो नायिका के नाम पर ही किया गया है। और शेख नबी रचना इस प्रकार की पहली रचना है इसमें नायक के नाम पर रचना का नामकरण किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि रचना क्रम में कि किस रचना का नामकरण नायक के नाम पर किया गया है, तो वो शेख नबी रचना है। शेख नबी की ज्ञानदीप है जिसमें नायक के नाम पर नामकरण किया गया है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को अच्छी लगे वीडियो और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।